हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। वॉइस आ रही है मेरी क्लियरली? गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियरली आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग। ओके, सो हमने जो अभी तक के टॉपिक पढ़ लिए थे शेयर में, दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शेयर। शेयर का क्रिटिकल सेक्शन कहां पर देखने को मिलता है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? हमने ये देख लिया था कि शेयर का क्रिटिकल सेक्शन कहां पर मिलता है, रेजिस्टेंस इन शेयर का मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, डायगोनल टेंशन डायगोनल कंप्रेशन क्या होता है इसके बारे में जान लिया था, शेयर कहां डोमिनेट करता है वहां जान लिया था, है ना? ये सभी चीजें जान लिया था हम लोगों ने। ईद मुबारक हो भाई सभी को, ईद मुबारक हो सभी को। चलिए, सो यहां तक का पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। सो नाउ अब यदि हम आगे बात करते हैं तो अब यहां से हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं रेनफोर्समेंट किस किस तरह के होते हैं, शेयर रेनफोर्समेंट जो होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, है ना? अब इसी को थोड़ा सा समझते हैं। शेयर रेनफोर्समेंट, अब जैसा शेयर रेनफोर्समेंट कहा गया है तो शेयर फेलियर जहां पर होगा वहां पर आप क्या लगाएंगे? रेनफोर्समेंट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम बात कर चुके थे, ठीक है? अब इन्हीं को थोड़ा सा और अच्छे से भी देखना है हम लोग को यहां पर। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, तो रेनफोर्समेंट दो तरह के लगाए जाते हैं शेयर में। शेयर में स्ट्रेंथ को दो तरह से बढ़ाई जाती है, या तो आप लगा दीजिए स्टीरअप्स जिसे रिंग भी बोला जाता है, या तो आप लगा दीजिए बेंट अप बार, जैसे क्रैंक्ड बार भी कहा जाता है। ओके, एक एक कर कर देखते हैं स्टीरअप्स के अंदर। फर्स्ट में देखता हूं स्टीरअप्स। अब स्टीरअप्स के अंदर देखता हूं तो स्टीरअप्स भी दो तरह की होगी, दो तरह की स्टीरअप्स। फर्स्ट यदि मैं बात करता हूं तो दैट इज इंक्लाइंड स्टीरअप। इंक्लाइंड स्टीरअप। अब इंक्लाइंड स्टीरअप एक्चुअली क्या होती है, किस तरह से लगाई जाती है, इसको थोड़ा सा देखिएगा ना। मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं समझ के लिए, है ना? तो सबसे पहले मैं 2D में बताता हूं 2D में क्या देखने को मिलता है। कल का वीडियो हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा ना? क्या समझ नहीं आया? डायगोनल कंप्रेशन का रिलेशन समझ नहीं आया? उसमें क्या समझने लायक बात थी भाई? बताऊंगा उसको, चलो ठीक है। इंक्लाइंड स्टीरअप, ये बीम है आपके पास पर, इफ इट इज अ बीम, सो इस बीम के अंदर पर इंक्लाइंड स्टीरअप किस तरह से दिखेगा उसको मैं बनाता हूं। ये है मेन बार बॉटम के, और ऐसे ही बार कहीं आपने टॉप में लगा दिया, ठीक। स्टीरअप्स जो है वो कुछ इस तरह से लगाई जा रही है। सॉरी, ये तो वर्टिकल हो गया।
कुछ इस तरह से। दीज आर इंक्लाइंड स्टीरअप। अब इस स्टीरअप्स को पहली बात तो समझते हैं, स्टीरअप बनती कैसे है, स्टीरअप्स को समझते हैं। स्टीरअप रिंग है, एक बार था सीधा, ठीक है, ये बार था सीधा, इस बार को यहां से अपन ने क्या कर दिया, बेंड, ऐसा 90 डिग्री पर बेंड कर दिया, अभी ऐसा हो गया, इस तरफ पर चला गया, ठीक है। अब इस बार को मैंने क्या किया, थोड़ा टेढ़ा बनाया क्या, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा है, चलो इसको सीधा कर देता हूं। इसको फिर मैंने यहां से ना, यहां से फिर मैंने 90 डिग्री में बंद कर दिया, यहां से 90 डिग्री में बंद किया था, अब यहां से फिर 90 डिग्री में बेंड कर रहा हूं, फिर क्या किया, फिर मैंने इसको यहां से फिर 90 डिग्री में बेंड किया, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये रिंग बन गई। अब इस रिंग को मैंने ये जो इधर गई थी इस वाली को ऐसा मोड़ दिया, और ये जो गई थी इसे ऐसा मोड़ दिया। सर जरूरी ऐसे ही मोड़ना, मतलब सर आप ये जो बोल रहे हैं कि ये जो बार था, ये जो बार सीधा गया था, इस सीधे बार को आपने ऐसा मोड़ दिया, मतलब सर ये इतना मोड़ते तो ये 90 डिग्री होता, आपने 90 से ज्यादा मोड़ दिया, मतलब ये जो एंगल है आपके पास पर, ये जो पूरा एंगल है आपके पास पर, ये कितना हो गया आपके पास पर, 135 डिग्री पर मोड़ दिया आपने। क्लियर है, आपने 90 नहीं, 90 से ज्यादा 135 डिग्री पर मोड़ दिया, ठीक है बात, इतना हमने मोड़ दिया। क्या बोल रहे भाई विपिन, सर डायगोनल टेंशन की वजह से डायगोनल कंप्रेशन आता है क्या? नहीं भैया, लोडिंग की वजह से, जब लोड लगता है तो लोड लगने की वजह से टेंशन कंप्रेशन दोनों आता है। यदि वो टेंशन डायगोनल डायरेक्शन में है तो डायगोनल टेंशन, वो कंप्रेशन डायगोनल डायरेक्शन में तो डायगोनल कंप्रेशन, लोड की वजह से दोनों आते हैं, वो भी हैवी लोड। जब हैवी लोड नहीं रहेगा ना डायगोनल टेंशन का इंपैक्ट ज्यादा रहेगा ना कंप्रेशन का रहेगा। जैसे लोड लगता है, बेंडिंग होती है, तो बेंडिंग में कंप्रेशन भी आता है, टेंशन भी आता है ना, वैसे ही, ठीक है। तो इस तरह से बेंड कर दिया अपन ने, ओके। तो इसको अपन ने बेंड कर दिया। सर जरूरी है इसको बेंड करना? नहीं जरूरी है, इस तरह से बेंड नहीं करे, आप इसको ओपन भी रख सकते हैं। बताऊंगा किस किस तरह की स्टीरअप्स हो सकती है, पहले तो समझे स्टीरअप बनाए कैसे। तो सभी को समझ आया स्टीरअप्स कैसे बना रहे हैं? तो स्टीरअप जो आपको दिख रही है मार्केट में वो इस तरह की दिखने को मिल रही है। इस तरह की स्टीरअप दिख रही है, ठीक है, इस तरह की। अभी अपन इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्या है, हम बात कर रहे हैं इंक्लाइन की। तो मुझे लगता है ये भी समझ आ गया होगा सभी को स्टीरअप क्या थी ना। अब बात करते हैं इंक्लाइन। इंक्लाइन कैसे दिखेगी थोड़ा देखिएगा। ये है आपके पास पर बीम, ठीक है, ये बीम है। अब बीम में सिरप किस तरह से लगाया जा रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये है मेन बार, ठीक है। ये साइड वाला पार्ट को मैं हटाता हूं ताकि थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर हो। और इन्फोर्समेंट यहां भी है और इन्फोर्समेंट यहां भी, ठीक है। तो टॉप के 2 बार और बॉटम के 2 बार है। अब सिरप कैसे लगा हुआ है?
नेक्स्ट सिरप, मुझे लगता है डायग्राम से आपको समझ आएगी चीजें। समझ आई आपको सिरप सभी को? इंक्लाइंड सिरप कैसी लगी हुई है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इंक्लाइंड सिरप्स, ठीक है, समझ आया इंक्लाइंड सिरप कैसे है? तो इंक्लाइंड सिरप यदि आपको समझ आ रहा है तो आप कह सकते हैं हाँ सर, इस सिरप का ये एक एंगल होगा, सिरप का एक एंगल होगा मेन बार के साथ, ठीक है, तो इस तरह से लगाई जा रही है। सर ऐसे क्यों लगाई जा रही है, कहां लगाई जाती है, ये पूछने की जगह ये पूछो कि क्यों लगाई जा रही है ऐसी, आज तक देखी नहीं है ना सर, तो क्यों लगाई जा रही है ऐसी, तो क्यों लगाई जा रही है, तो पहली बात तो ये समझ में आ गया, सभी को आ गया। अब देखते हैं बीम को। क्रैक पैटर्न की बात करते हैं, क्रैक कैसा आया था भाई, क्रैक पैटर्न की बात करते हैं, क्रैक कैसा आया था, ठीक है, इस तरह से था, यहां बेंडिंग का डोमिनेशन, इधर पर शेयर का डोमिनेशन, ठीक है, तो यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है, यहां पर डोमिनेट कर रही है बेंडिंग, और यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है, शेयर, क्लियर है। अब यहां पर बार कैसे लगाए जाएंगे, यहां पर बार, बार हमेशा क्रैक के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर, लगा दो, बार हमेशा कैसे लगेंगे, क्रैक के परपेंडिकुलर, लगा दो, बार हमेशा कैसे लगेंगे, क्रैक के परपेंडिकुलर, लगा दो। इस तरह का बार भी मार्केट में लगाया जाता है, ये जो ब्लू कलर का बार लगाया है, ये इस तरह का बार भी लगाया जाता है, या फिर इस तरह का भी लगाया जाता है, ये बार, ये बार को आगे एक्सटेंड किया, ऊपर इसी तरह का बार एक और लगाया, अब हमें स्टीरप्स लगानी है, तो हम स्टीरप्स लगा रहे हैं, अब जो स्टीरप्स लगी है या ये जो बार लगे हैं वो क्रैक के परपेंडिकुलर है, आ रही बात समझ में सभी को? अब जो बार लग गए हैं वो क्रैक के क्या लग गए हैं, परपेंडिकुलर। तो ऐसे बार लगाए जाने चाहिए, लगा सकते नहीं है, लगाए जाने चाहिए, बिकॉज बार शुड बी प्लेस परपेंडिकुलर टू द क्रैक और बार शुड बी प्लेस अक्रॉस द क्रैक, और यहां पर वही दिख रहा है, यह तरीका बेहतर है। क्लियर है बात सभी को? सभी को क्लियर है? तो इंक्लाइंड क्यों लगाया गया, ठीक है। अब इसके बारे में वो जानते हैं जो एग्जाम के काम का, ये आपकी समझ के लिए था, अब एग्जाम में जो काम का है उसे बताते हैं। तो इसको मैं यहां दिखा देता हूं, तो यहां पर था डोमिनेशन बेंडिंग का,
और यहां पर डोमिनेशन है शेयर का, यहां पर भी है शेयर का। क्लियर है? चलिए अब इंक्लाइंड स्टीरअप के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो आपको कोड क्या बोलता है? the resistance against shear is mainly offered by या फिर इसकी जगह मैं इसको इस तरह से लिखूं, in shear maximum resistance is offered by inclined stirrups because it is across the crack क्रैक के अक्रॉस रहती है, दैट्स वाई सबसे ज्यादा ऑफर करती है रेजिस्टेंस आपको इंक्लाइंड स्टीरअप्स। कंपेयर टू वर्टिकल it is more effective but only in gravity loading because in reversal loading it will not offer any रेजिस्टेंस। अब देखिए इसके अंदर ना दो चीजें लिखी है मैंने, वर्टिकल से कंपेयर कर, इसलिए यहां से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंपेयर टू वर्टिकल इट इज मोर इफेक्टिव, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है, तो बोलना वर्टिकल से ज्यादा कौन इफेक्टिव रहता है? इंक्लाइंड रहता है, पहली बात। दूसरा चीज इसके आगे भी लिखा है मैंने, है ना, क्या लिखा है? कंपेयर टू वर्टिकल इट इज मोर इफेक्टिव बट ओनली इन ग्रेविटी लोडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ग्रेविटी लोडिंग के केस में। बिकॉज इन रिवर्सल लोडिंग इट विल नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, देखेंगे ध्यान से। देखिएगा ध्यान से,
ये एक बीम है, इधर पर कॉलम है, ठीक है, हमने मेन बार बना दिए। ये मेन बार लगा दिया। ओके, नाउ अब यहां पर लगा ग्रेविटी लोडिंग। ग्रेविटी लोडिंग, इस ग्रेविटी लोडिंग की वजह से यहां पर आया आपके पास पर ग्रेविटी लोडिंग मतलब लाइव लोड, यहां पर आया आपके पास पर शेयर फोर्स, यहां पर भी आया आपके पास पर शेयर फोर्स, ठीक है। लोडिंग डाउनवर्ड, शेयर फोर्स यहां से, क्रैक देखने को मिला, कैसा? कहां पर मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन? सपोर्ट से कितना दूरी पर मिलेगा? सपोर्ट से कितना दूरी पर मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन बताएंगे? डी डिस्टेंस पर, ठीक है, ये मिल गया। अब इस क्रैक को रोकना है, इस क्रैक को क्या करना है सर? रोकना है। क्रैक को रोकने के लिए क्या लगाएंगे हम? स्टीरअप्स लगाएंगे। अब देखिए, ग्रेविटी लोडिंग डाउनवर्ड, शियर फोर्स अपवर्ड, स्टीरअप लगा दी। लगेंगे आगे तक, मैं एक तरफ पर बता रहा हूं। चलिए, इधर नहीं बता रहा, इधर बता दे रहा हूं। सेम उस तरफ और इस तरफ सेम होगा। इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ बताएंगे? इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। अब आया अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का इफेक्ट आया कुछ, देखते हैं। तो दिस इज रिवर्सल लोडिंग, सेम डब्ल्यू में बताया था मैं आपको, याद होगा। और ये कौन सी है? दिस इज ग्रेविटी लोडिंग, ठीक है। रिवर्सल लोडिंग है तो शियर फोर्स लगा, ये डाउनवर्ड, क्योंकि लोडिंग है अपवर्ड। यहां पर लोडिंग थी डाउनवर्ड, शियर फोर्स है अपवर्ड। शियर फोर्स इस तरह से है तो क्रैक कैसे बनेगा? क्रैक कैसे बनेगा भाई? सर क्रैक कुछ ऐसा आएगा, ये क्रैक कुछ ऐसा आएगा। सही बना है क्रैक? देखिए सभी को समझ आया? क्रैक सही बना है, देखिए। सभी लोग देखिए, क्रैक सही बना है। ठीक है, अब बताइए, यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ? क्रैक दो सरियों के बीच में से निकल गया। तो क्या यहां पर जो आपने स्टीरअप्स लगाए थे वो इफेक्टिव थी या नहीं थी? क्या आपने जो यहां स्टीरअप्स लगाए थे, क्या वो इफेक्टिव थी या नहीं थी? बताएंगे। इफेक्टिव थी या नहीं थी? नहीं थी। तो ये जो आपने स्टीरअप ग्रेविटी लोडिंग वाली लगाए थे वो रिवर्सल में इफेक्टिव नहीं है, रिवर्सल में इफेक्टिव नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं स्टीरअप का ये इफेक्ट, इसका क्या लिखेंगे अपन? नॉट इफेक्टिव इन रिवर्सल लोडिंग। इसी जगह कौन सी लगाते? इसी जगह यदि कौन सी लगाते सर? लगा देते वर्टिकल।
तो वर्टिकल उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी इंक्लाइंड है, क्योंकि वर्टिकल क्रैक के परपेंडिकुलर नहीं लगी। वर्टिकल क्रैक के परपेंडिकुलर नहीं लगी, मतलब जहां पर 3 इंक्लाइंड लग रही है वहां 4 या 5 वर्टिकल लगानी पड़ेगी। फिर से बोल रहा हूं, वर्टिकल क्रैक के परपेंडिकुलर नहीं है जो मैंने यहां लगाया। इसका मतलब है कि जितनी इंक्लाइंड लगी है उससे ज्यादा वर्टिकल लगानी पड़ेगी, मतलब जितना 3 इंक्लाइंड रोक रही है उतना ही रेजिस्टेंस देने के लिए 4 या 5 वर्टिकल स्टिरअप्स लग जाएगी, क्योंकि उतनी इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि क्रैक के परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन वर्टिकल दोनों ही केस में काम आएगी, ग्रेविटी लोडिंग और रिवर्सल लोडिंग। आई बात समझ में नहीं आई? अर्थक्वेक के अदर देन एग्जांपल अपने को चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए अर्थक्वेक के अदर देन एग्जांपल? क्योंकि वो सडन एंड सीवियर होता है, सडन एंड सीवियर। वैसे अपलिफ्टिंग जितना भी होता है सब रिवर्सल के अंदर आ सकता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो सब रिवर्सल। लेकिन अर्थक्वेक से सीवियर कुछ है नहीं, तो हम उसी को ध्यान में रखकर डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो आएगा कब आएगा पता नहीं, पर लेकिन जब भी आएगा ना स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। क्लियर है मनीष? चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि इंक्लाइंड अच्छी है, मैंने बात किया इंक्लाइंड बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन रिवर्सल में अच्छी नहीं है। तो वो पॉइंट लिखा, याद रहेगा सभी को? सभी को याद रहेगा? आगे बढ़े। तो जैसा हम लोगों ने यहां पढ़ लिया है, तो उसी के बाद हम बात करते हैं वर्टिकल के बारे में। वर्टिकल स्टिरअप्स, इसके बारे में क्या लिखेंगे अपन? इट इज लेस इफेक्टिव कंपैरेटिव, या इट इज लेस इफेक्टिव in compare with inclined stirrup but it is more effective in both, it is more effective in both, किसमें? in both gravity and reversal loading, दोनों में ही इफेक्टिव है। इस वजह से ये ज्यादा फैशन में है, ज्यादा यूज की जाती है। क्लियर है बात? ठीक है, ये लगा दिया हमने वर्टिकल स्टिरअप। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए, तो वर्टिकल स्टिरअप देख लिया हमने।
कि वर्टिकल स्टिरअप किस तरह से लगाया जाता है, कब इफेक्टिव होता है, क्या इफेक्टिव होता है, वो उसके बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं बेंट अप बार की। तो मुझे लगता है कि वर्टिकल स्टिरअप आप लोग को समझ आ गया होगा, वर्टिकल स्टिरअप कैसी लगाई जाती है। नाउ सेकंड है बेंट अप बार। अब बेंट अप बार क्या होते हैं, पहले तो मैं इसके बारे में लिखता हूं, देन आई विल डिस्कस अबाउट दैट। These are main bar or flexural reinforcement of beam which is cranked near the support from a suitable distance ओके। कैसे दिखते हैं बार, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। दिस इज अ बीम, ये हमने क्या कर दिया, क्रैंक कर दिया बार को। ये मेन बार था, इसी बार को अपन ने क्या कर दिया, बेंट कर दिया। क्या कर दिया, बेंट कर दिया। तो ये बार जो रहेगा आपके पास पर इफेक्टिव रहेगा अगेंस्ट क्रैकिंग। सर कैसे पता चला कि आपको रहेगा? पहली बात, ये रिंग है क्या ये बार रिंग है? यस और नो? क्या ये बार रिंग है या नहीं है? नहीं सर, ये बार रिंग नहीं है। ठीक है, ये एक बार है या दो अलग अलग बार है? ये एक ही बार है, दो अलग अलग बार है? सिंगल बार है जिसको बेंड कर दिया है ना। तो इसको दो बार नहीं बोल रहा, इट इज अ सिंगल बार। ओके, नाउ जो यहां पर एरिया ऑफ स्टील है वो यहीं पर एरिया ऑफ स्टील है। क्रैक आ रहा है कुछ ऐसा, क्रैक आ रहा है कुछ ऐसा, और ये इस तरह से रोकेगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, इसका फंक्शन क्या है। लेकिन अब IS 456-2000 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ये एक ही है ना, रिंग में कितनी रिंग लगा दी थी, ये क्रैक को रोकती। यहां देखो, ये क्रैक आता, यहां पर रिंग में कितनी रिंग लगा दी अपन ने, 3-4 रिंग लगा दी। लेकिन यहां पर क्रैक को रोकने के लिए सिर्फ एक ही बार है। दैट्स व्हाई IS 456 कहता है, जरूरी नहीं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो IS 456 कहता है in beam bent up bar will only offer half of the shear resistance. बहुत इंपॉर्टेंट, इन बीम बेंट अप बार विल ओनली ऑफर हाफ ऑफ द shear resistance. shear resistance का सिर्फ कितना दे रहे हैं, हाफ।
आ रही बात समझ में? इन बीम बेंट अप बार विल ओनली ऑफर हाफ ऑफ द शियर रेजिस्टेंस। सर ऐसा होता है नहीं, आईएस कोड बोल रहा है, अभी लिखूंगा आगे। हाफ ऑफ द शियर रेजिस्टेंस एंड remaining half will be offered by stirrups as per IS 456 2000। IS 456 2000 की माने तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि बेंटअप बार जो होता है ना, वो रेजिस्टेंस तो देगा लेकिन उतना नहीं देगा जितना आपके पास पर स्टीरअप देगी, या 100% नहीं रोक लेगा। फिर कितना रोकेगा? आईएस कोड ने कहा कि 100% नहीं रोक लेगा। हमने कहा कितना रोक लेगा? तो आईएस कोड ने कहा कि चलो मान लो हाफ रोक लेगा। रोक सकता है हाफ से ज्यादा भी, लेकिन आईएस कोड कहता मान लो हाफ से ज्यादा रोकेगा ही नहीं। हमने कहा चलो मान लिया 12 मेगा पास्कल का स्ट्रेस था, तो 12 में से 6 तो रोक लिया, बाकी 6 का कौन करेगा? 6 का स्टीरअप्स करेंगे। मतलब बेंटअप बार कभी अकेले नहीं लगाया सकता, नहीं, बेंटअप बार को कभी अकेला नहीं लगाया जा सकता। बेंटअप बार आर नॉट प्लेस्ड अलोन। बेंटअप बार आर नॉट प्लेस्ड अलोन but they can be placed in series। लेकिन उन्हें सीरीज में लगाया जा सकता है। सर सीरीज में लगाने का मतलब क्या हुआ? सीरीज में लगाने का मतलब यहां पर बना रहा हूं डायग्राम, रब कर दूंगा। यहां पर देख लो, एक और बेंटअप बार, एक के पीछे एक है, एक को पहले बेंड किया, एक को बाद में बेंड किया, एक और बेंटअप बार। समझ आया कैसे किया? ये तीनों बेंटअप बार सीरीज में दिख रहे हैं, समझ आया कैसे हुआ? अरे विनीत अभी स्लैब की बात नहीं चल रही, मुझे पता ही नहीं स्लैब क्या होता है यार। स्लैब मुझे पता चलेगा तो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है स्लैब। क्या नाम है मिस्टर? अरे यार एक चीज बताओ, अभी मैं आपको स्टीरअप्स का एकदम पूरा स्पेसिफिकेशन बता दिया क्या? अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं? अभी मैं एक छोटे से बच्चे को ना बड़ा कर रहा हूं, उसको धीरे धीरे दूध खिला रहा हूं, सेरेलेक्स खिला रहा हूं, लेकिन आप नैरोलेक्स चाटने में लगे हुए हैं। मैं सेरेलेक्स खिला रहा हूं, आपको अलग दीवार चाटनी है, नैरोलेक्स खा रहे हो। अरे रुको भाई, बताऊंगा स्पेसिंग कितनी होती, डाया कितनी होती, किससे ज्यादा नहीं हो सकती स्पेसिंग, किससे ज्यादा नहीं हो सकती, सब बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, ईद है आज, है ना? थोड़ा मीठा मीठा सोचो। चलिए, तो पहली बात तो ये समझ आया या नहीं आया? ये सभी को समझ आया है ना? ये सीरीज में लगी हुई है। सर सीरीज में जरूरी है लगाना? नहीं। अभी जो आपको साइड व्यू दिखने को मिल रहा है, या आपको उसके वजह से आप ये बोल सकते हो कि ये एक बार है, ये दूसरा बार है, तीसरा बार है, 3 बार है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ये 2 बार हो। कैसे? इनको दिखाता हूं, इसको देखो ध्यान से।
ठीक है, इतना पार्ट बना रहा हूं, एक तरह से खोला हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिएगा हमने क्या किया, ये बार है, ये एक और बार है, उस तरफ पर है, इन दोनों को यहां से किया बेंट और पहुंचा दिया ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद एक बार है जिससे अपन ने इसके पहले बेंट किया, एक ही तरफ पर दिखा रहा हूं। दिखे ये बार को, इन दोनों बार को बेंड किया। अब एक और बार दिखाता हूं, एक और बार देखो, अब सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सीरीज में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो ऑरेंज कलर के बार दिख रहे हैं इन दोनों बार को ऐसे कर कर ऊपर भेज दिया, इस तरह से दोनों बार को। अब जब आपको ऐसा व्यू दिखाऊंगा तो आपको लगेगा एक बार है, लेकिन पीछे भी तो एक बार है। तो ये बार जो थे आपके पास पर नीचे आए, उसके बाद मैंने अब भेजा और इस तरह से भेज दिया। तो ये आपके पास पर जो पिंक या रेड कलर से आपके दिख रहे हो, फिर उनको यहां से भेजा था, उनके ही पीछे दिख रहे हैं ग्रीन बार और उसके पीछे एक दिख रहा है ब्लू बार। ठीक है सभी को, तो ये बार सीरीज में भी है, सीरीज में भी है, और सीरीज में आपके पास पर टोटल कितने बार लगे हैं, 5 बार। हालांकि सीरीज 3 की है, सीरीज 3 की है, लेकिन बेंट अप टोटल 5 बार किए गए। क्लियर है बात, समझ में आई सभी को? तो ये समझ में आना चाहिए, ये क्लियर है नाउ। अब यदि अपन बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि बार किस तरह से लगाया जाता है, बेंट अप बार वाले किस तरह, इसी के नीचे बना लेना डायग्राम, है ना, एरो बना दे रहा हूं मैं इसके नीचे। सो दिस इज ऑल अबाउट बेंट अप बार। तो आप लोगों ने पढ़ लिया तीनों तरह के बार, कौन कौन से बार आपने पढ़ लिया, तीनों तरह के बार कौन कौन से बार पढ़ लिया भाई आपने? आपने स्टीरअप्स में दोनों पढ़ लिए और बेंट अप बार पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे जो रेजिस्टेंस मिलता है उसके बारे में। अब जो मेन काम की बात है, देखो इधर से हो गया थ्योरी, ये जो पार्ट है पूरा, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे थ्योरेटिकल, वो आपको बन जाएंगे, है ना, कितने तरह के बार रेनफोर्समेंट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपसे वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बन जाएगा। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन शियर या रेजिस्टेंस बाय शियर रेनफोर्समेंट। रेजिस्टेंस बाय शियर रेनफोर्समेंट। शियर रेनफोर्समेंट से कैसे रेजिस्टेंस और कितना रेजिस्टेंस मिलता है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने बात किया था कि कितना शियर फोर्स रोकना था शियर रेनफोर्समेंट को, हम पढ़ चुके हैं। हाँ सर, पढ़ चुके हैं। इसको हमने लिखा था क्या, हमने लिखा था सर इसे डिजाइन शियर फोर्स और शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय शियर रेनफोर्समेंट। हाँ सर ये बात तो है, लेकिन इसको लिखा क्या था, इसे क्या लिखा था भाई अपन ने? हमने लिखा था टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी, लिखा था इसे अपन ने। डिजाइन शियर फोर्स बताएंगे, अरे लिखा था कि नहीं लिखा था, बताएंगे? सरफराज, इसका मुझे अंदाजा नहीं था कि आज क्लास ऑफ होगी, और पहली बात तो मुझे आप लोगों से पता चला कि आज ईद है, और बड़ा ही मतलब मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, क्योंकि मेरा बीटेक हुआ इंदौर से, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो थे भोपाल से हैं, कॉलेज के टाइम पे वो सब भोपाल में रहते हैं,
और उन सब से मुझे जाना है, ईद की सेवई खाने जाना है सबके घर। सब बहुत नालायक हैं, सब बिल्कुल। किसी ने फोन नहीं लगाया कि अरे लोतपल तू कल आ जाना, नहीं किसी ने नहीं। आज मैं अभी सबको फोन लगाने वाला हूँ क्लास के बाद, सबको लगाने वाला हूँ क्लास के बाद, एक एक को घेरने वाला हूँ आज मैं। और भी मेरे 4-5 फ्रेंड है, सब मिलकर घेरेंगे आज। चलिए शेयर फोर्स के बारे में बात करते हैं। टाउ ई माइनस टाउ सी इंटू बी डी, टाउ ई माइनस टाउ सी इंटू बी डी, ये हो गया डिजाइन शेयर फोर्स। इसे कौन रोकेगा, चलिए बताएंगे। इसे कौन रोकेगा? क्या बाबू क्या चाहते हो, आधार कार्ड भेज दें? आधार कार्ड भेज दे क्या? देखो बात ऐसा है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है ना वो सही नहीं है। शाह जी बोले हैं जहां से चाहो वहां से आधार कार्ड बनाओ। आखिरकार शाह जी समझ रहे हो ना, मोटा भाई की बात कर रहे हैं। चलिए यहां पर यदि मैं बात करता हूं इसे कौन रोकेगा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बेंट अप बार और स्टीरअप्स। अरे सर शियर एनफोर्समेंट रोकेगा, ठीक है कौन रोकेगा? शियर एनफोर्समेंट। तो इतना, ये जो डिजाइन शियर फोर्स है इतने को कौन रोकेगा? शियर एनफोर्समेंट। चलिए तो ये क्या है? स्ट्रेस। ये क्या है? एरिया। ये क्या हो गया? फोर्स। अब इसे कौन रोकेगा? स्टीरअप्स। तो अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं इन स्टीरअप्स के केस में। इन स्टीरअप्स के केस में इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं? टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी, ये तो हो रहा है अप्लाइड। सो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा स्टील करेगा, स्टील जिसकी ग्रेड है 0.87 Fy, स्टील जिसकी ग्रेड है 0.87 Fy और इसका एरिया ऑफ स्टील है ASV। मैं उसे ASV बोल रहा, AST बोलता ना तो थोड़ा कॉमन हो जाता, ASV बोल रहे। ASV इंटू में कर रहा हूं, इंटू में स्टीरअप्स। एक स्टीरअप लगी है क्या? एक स्टीरअप लगी है क्या? यहां पर देखो एक स्टीरअप लगी है क्या? नहीं सर एक से ज्यादा लगी है। एक से ज्यादा लगी है ना, तो एक से ज्यादा लगी है तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? नंबर ऑफ स्टीरअप्स या रिंग, नंबर ऑफ स्टीरअप्स या रिंग। क्लियर है बात? क्लियर है? ये क्या लिखा है मैंने सभी को? सभी को क्लियर है? ओके। इन स्टीरअप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लेकिन जब मैं बेंट अप बार की बात करूंगा, बेंट अप बार कितना देगा ये स्टूडेंट याद ही नहीं रखते, सीधा सीधा रट लेते हैं फॉर्मूला। अरे रट लोगे फॉर्मूला, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट जो मैं अलग अलग कर कर लिख रहा हूं। कितना रोकना है? क्या बेंट अप बार को इतना ही रेजिस्टेंस देना है या नहीं देना है? बताएंगे। क्या बेंट अप बार को इतना ही रेजिस्टेंस देना है, नहीं देना है? नहीं। बिल्कुल सही। नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी लोग सही बता रहे हैं सर बिल्कुल नहीं। सर आपने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? आपने कहा है बेंट अप बार विल ऑफर ओनली हाफ ऑफ द शियर रेजिस्टेंस। मतलब ये जो आपके पास पर शियर फोर्स एक्ट कर रहा है इसका सिर्फ हाफ ही रेजिस्टेंस दे पाएगा। कौन? बेंट अप बार। क्लियर है? मतलब 12 था तो 12 डिवाइडेड बाय 6, तो अब ये 6 को ही रेजिस्ट करेगा। कौन? बेंट अप बार, जिसकी स्ट्रेस है 0.87 Fy एंड ये है ASV। ASV लिख दो उसको, क्योंकि हर बार आपके पास पर बेंट अप नहीं होगा। लेकिन क्या यहां पर मनमोहन नंबर ऑफ रिंग्स आएगा या नहीं आएगा? बताओ, क्या यहां नंबर ऑफ रिंग्स आएगा या नहीं आएगा? आएगा मनमोहन? बहुत खराब बात। अरे थोड़ी देर पहले बताया ना हीरो, तुमसे पूछा था क्या ये रिंग है, क्या ये रिंग है? आपने कहा नहीं है। जब ये रिंग है ही नहीं तो नंबर ऑफ रिंग का मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा? अरे क्यों होगा नंबर ऑफ रिंग का मल्टीप्लिकेशन? होगा क्या?
बताएंगे होगा क्या, नंबर ऑफ रिंग का मल्टीप्लीकेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो रिलेशन ऐसे लिखे जाएंगे। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बताएंगे यस और नो? ठीक है, चलिए अब मेरी एक बात को बड़ा ध्यान से समझिए। हाँ, अरे वो नंबर ऑफ बेंटअप बार इसी के अंदर हो जाएंगे, नंबर ऑफ बेंटअप बार इसी के अंदर हो जाएंगे। अभी इसको लिखूंगा ना क्लियरली, नंबर ऑफ बेंटअप बार इसी के अंदर हो जाएंगे। अब मेरी बात को समझिए ध्यान से कि ये जो Fy है ना, Fy इसको ना यहां का खास कर ये स्टीरअप्स का, बेंटअप बार का नहीं, स्टीरअप्स का, इसको लिमिट किया है। किसने लिमिट किया है? कौन है भैया लिमिट करने वाला? IS 456-2000। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं, छोटी सी चीजें भूल गए, क्या हुआ, नंबर कट गया, क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या हुआ, घर वाले चिल्ला रहे, क्या हुआ। एक छोटी सी चीज से बड़ा पहाड़ तक के दूरी जो है आप मिनटों में तय कर लेते हैं। यहां से आपको बोला गया है Fy की जो वैल्यू है, Fy शुड नॉट बी ग्रेटर देन Fe 415। मैं लिख देता हूं यहां, Fy should be less than equal to 415 मेगा पास्कल। हमने कहा ठीक है सर, याद रख लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। बट सर ये तो एक स्पेशल केस है, अब स्पेशल केस के लिए कुछ और भी तो बताओ, ऐसे कैसे याद रह जाएगा? अब 415 यहां इससे ज्यादा नहीं, वहां उससे ज्यादा नहीं, कहां किससे ज्यादा नहीं, कैसे याद रहेगा? तो ध्यान रखो, यदि शियर रेनफोर्समेंट ज्यादा हो गया या फिर रेजिस्टेंस बाय स्टीरअप ज्यादा हो गया, इफ शियर रेजिस्टेंस जो के लिए जो आपने रेनफोर्समेंट लगाए हैं, स्टीरअप्स लगाए हैं, वो ज्यादा रेजिस्टेंस दे रही है, इसका मतलब पहली बात तो ये जो स्टीरअप रहती है ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देती है? डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देती है? टेंशन या कंप्रेशन? डायगोनल टेंशन या कंप्रेशन? बताएंगे किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देती है? सर डायगोनल टेंशन। यदि ये डायगोनल टेंशन के अगेंस्ट पर रेजिस्टेंस देते, मेरी बात को ध्यान से सुने, यदि ये डायगोनल टेंशन के अगेंस्ट पर रेजिस्टेंस देती है, कौन कौन? सिर्फ डायगोनल टेंशन के अगेंस्ट पर। और यदि आपने टेंशन में रेनफोर्समेंट ज्यादा कर दिया तो कौन वीक हो जाएगा? टेंशन में रेनफोर्समेंट ज्यादा कर दिया तो कौन वीक हो जाएगा? कंप्रेशन वीक हो जाएगा। और कंप्रेशन वीक हुआ तो पहले कौन फेल करेगा? कंप्रेशन फेल करेगा। कंप्रेशन पहले फेल करेगा तो ब्रिटल फेलियर होगा या डक्टाइल? सर ब्रिटल फेलियर होगा। ब्रिटल फेलियर होगा तो सडन फेलियर होगा या लॉन्ग टर्म फेलियर होगा? सर सडन फेलियर होगा। हम सडन फेलियर नहीं चाहते, हम ब्रिटल फेलियर नहीं चाहते, हम कंप्रेशन फेलियर नहीं चाहते, तो हम इसे भी नहीं बढ़ा सकते। आप सरिया ज्यादा लगा दोगे ऐसा विश्वास है कोड को। कोड कहता है कि हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप ज्यादा सरिया लगाओगे और किसी दिन बीम को फेल कराओगे। कहता है इसको ग्रेड इससे ज्यादा नहीं रखना, जो स्टीरअप की ग्रेड है उसको Fe 415 से ज्यादा नहीं रखना। और एक और चीज कहता है कि स्टीरअप फेल हो चलेगा। हमने कहा अरे ऐसे कैसे चले जाएगा, स्टीरअप फेल हो जाएगी? एक तो डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद भी आप बोल रहे हो सफिशिएंट नहीं है। मतलब सर 15 मेगा पास्कल की स्ट्रेस लग रही है, आपने 15 के लिए तो स्टीरअप लगा दे, जिस दिन 16 लगी फेल हो जाएगा। हाँ फेल हो जाने दो, फेल हो जाने दो, कोड बोलता है। हमने कहा ऐसा क्यों? कोड कहता है अरे फेल होगा तो स्टीरअप होगा ना। हमने कहा हाँ स्टीरअप तो होगा, लेकिन यदि स्टीरअप फेल हुआ मतलब टेंशन से फेलियर हुआ, टेंशन से फेलियर हुआ मतलब डक्टाइल फेलियर हुआ, डक्टाइल फेलियर हुआ मतलब लॉन्ग टर्म फेलियर हुआ। आई बात समझ में या नहीं आई है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे आ गई बात समझ में? तो इसीलिए ध्यान रखो, वो आपको बोल रहे हैं कि Fe 415 से ज्यादा ग्रेड यूज ना किया जाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एक कोड यूज किया था, आपको याद होगा 13920। याद है क्या? याद है क्या? 13920 किस चीज का कोड था बताएंगे? किस चीज का कोड था बताएंगे? अर्थक्वेक का कोड नहीं था बाबू,
जितेंद्र, वो कोड था अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग की डिटेलिंग का सरिये कैसे लगाएंगे। अर्थक्वेक का तो कोड था 1893, 13920 था। अर्थक्वेक यदि आता है किसी जोन में, वहां सरिये कैसे बांधे जाएंगे वो बताता 13920। और वो कोड का नाम था डक्टाइल डिटेलिंग का कोड। कौन सा था? डक्टाइल डिटेलिंग। सर इसकी बात क्यों कर रहे हो? वो कोड कहता है कि यदि डक्टाइल डिटेलिंग करनी है, यदि चाहते हो कि बिल्डिंग में जब भी फेलियर हो तो सरियों का फेलियर हो, तो ग्रेड आप Fe415 ही प्रेफर करें। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में? Fe415 ही प्रेफर करें। क्लियर है? ओके चलिए, तो ये यहां से याद रखना ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो कैसे लिखे जाते हैं अब फॉर्मूले? वो फॉर्मूले जो आपके काम में आएंगे। इन inclined stirrups, tau v minus tau c into bd .87 Fy into ASV into d upon SV। सर ये SV d upon SV क्या है बताऊंगा। into sin अल्फा प्लस cos अल्फा। सर ये sin अल्फा cos अल्फा क्या है? देखो, आप इसे बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे पढ़ भी लोगे तो रिलेशन सेम रहने वाला है, एंड इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को बोल रहे हैं अल्फा, है ना। अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री। ये अल्फा का क्राइटेरिया, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। क्योंकि हम इसको यदि वर्टिकल के फॉर्म में काउंट करना चाहते हैं, वर्टिकल के फॉर्म में काउंट करना चाहते हैं, तो अपन इसको वर्टिकल यदि बनाना चाहे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया, इट इज इंक्लाइन, इसी वजह से साइन अल्फा कॉस अल्फा है। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसको, अगेन आई एम सेइंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन वर्टिकल स्टीरअप्स। सर ये डी अपॉन एस वी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा जो है वो क्या नंबर ऑफ स्टीरअप्स को बता रहा है? एग्जैक्टली सही, नंबर ऑफ स्टीरअप्स को बता रहा है। अभी मैं दिखा दूंगा नंबर ऑफ स्टीरअप्स के बारे में कैसे निकाला जा सकता है। वर्टिकल के लिए फॉर्मूला लिखूं, टाउ वी माइनस टाउ सी बी डी 0.87 Fy ASV डी अपॉन एस वी। अब इसमें इनके टर्मिनोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। टर्मिनोलॉजीज क्या है? टाउ वी टाउ सी पता है आपको, ASV बता देता हूँ। ASV को बोलते हैं नंबर ऑफ लेग्ड इनटू एरिया ऑफ सिरप into cross section area of stirrups। क्या होता है नंबर ऑफ लेग्ड बताता हूं। ठीक है, एसवी होता है आपके पास पर
स्पेसिंग बिटवीन स्टीरप्स, स्पेसिंग बिटवीन स्टीरप्स। और कोई जानने लायक चीज नहीं। डी अपॉन एस वी क्या है? नंबर ऑफ रिंग्स। एक एक करके तीनों चीजों को समझते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या क्या चीजें दी रखी है उसके बारे में मैंने बात किया। चलिए पहले अपन बात करते हैं लेग्ड का मतलब क्या होता है। स्टीरअप जो होती है, अब इसको मैं यदि थ्योरेटिकली बताऊं तो ये स्टीरअप है कुछ इस तरह की। जब क्रैक आता है तो वो यहां से भी रोकती है, यहां से भी रोकती है। यदि स्टीरअप ऐसे ना लगकर ऐसी लगी रहेगी तो ये यहां से भी रोकेगी। तो 3 बार रेजिस्टेंस ऑफर करेगी ये। इसको कैसे समझा सकता हूं मैं और देखेंगे। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं, शायद इससे समझ आ जाए आपको। अभी आपको देखने को मिल रहा होगा बीम है, जो बीम का एक कटा हुआ पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। ये कटा हुआ पार्ट देखने को मिल रहा है। आई गेस की समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है आप लोग को, है ना। ये वो पार्ट है जहां पर ऐसा 45 डिग्री के एंगल पर एक कट लगा हुआ है, कट लगा हुआ, ठीक है। ये क्यों आया? ये शेयर की वजह से आया। इधर पर नीचे पर सपोर्ट था, यहां पर सपोर्ट था, ऊपर से लोडिंग लगी, यहां से शेयर क्रैक आ गया, ठीक है। लेकिन जब एक क्रैक आया तो इसके सामने पर थी स्टीरअप। इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ऐसी थी स्टीरअप, थी ऐसी स्टीरअप, इसी के पीछे एक स्टीरअप, इसी के पीछे एक स्टीरअप, ठीक है। क्रैक आया कैसा? ऐसा ऊपर की तरफ पर, ऐसा ऊपर की तरफ पर। तो क्रैक का जो प्लेन है उसने इसे ऐसे कट करने की कोशिश किया है। जो पूरा मटेरियल है आप देखो जिस तरह से कट हुआ है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, दिस इज द कटिंग प्लेन। ये कटिंग प्लेन जो है वो कुछ इस तरह से कट करने की कोशिश कर रहा है। ये कटिंग प्लेन जो है ऐसे कट करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से। तो यहां पर भी वो रेनफोर्समेंट को कट करने की कोशिश करेगा और यहां पर भी रेनफोर्समेंट को कट करने की कोशिश करेगा। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो 2 बार कट करेगा। अच्छा सर 2 बार कट करेगा क्या? हाँ भाई 2 बार कट करेगा। सर एक चीज समझना है। हाँ भाई बताओ क्या समझना है? सर यदि ऐसा लगा दिया, एक और बीच में लगा दिया, एक और बीच में लगा दिया, तो ये कितनी बार कट करेगा इसको? 3 बार कट करने की कोशिश करेगा। 3 बार कट करने की कोशिश करेगा तो 3 बार रेजिस्टेंस देंगे या 2 बार देंगे? सर 3 बार देंगे। देंगे या नहीं देंगे बताएंगे? यहां पर रेजिस्टेंस 3 बार मिल रहा है, इसको हटा देता हूं।
अभी रेजिस्टेंस कितनी बार मिल रहा है? 2 बार। कम से कम तो 2 बार रेजिस्टेंस मिलेगा ही। इसे बोलते हैं टू लेग्ड। एक और लगा देता हूं तो इसे बोलते हैं 3 लेग्ड। एक और लगा देता हूं, इसे बोलते हैं 4 लेग्ड। एक और लगा दूंगा 5 लेग्ड, 6 लेग्ड, 7 लेग्ड। क्लियर है सभी को? 2 लेग्ड का क्या मतलब हुआ? सभी को क्लियर है 2 लेग्ड का क्या मतलब हुआ? बताएंगे? क्लियर है सभी को? चलो, सो मिनिमम नंबर ऑफ लेग्ड कितने होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ लेग्ड कितने होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ लेग्ड कितने होंगे सर? 2 होंगे। सो ASV वहां पर क्या हो जाएगा? वहीं पर लिख लेना आप, उसी के नीचे ही वहां पर लिख लेंगे सर हम ASV जो है एरिया ऑफ यदि मैं स्टीरअप्स बोल रहा हूं तो दैट विल बी 2 एटलीस्ट 2 इंटू π/4 डाया ऑफ स्टीरअप हो जाएगा। 2 ही आएगा, हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगा। नंबर ऑफ लेग्ड पता हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पर ASV। ओके, नाउ अब इसके बाद बात करता हूं, क्या बात किया था अपन ने? नंबर ऑफ टाइज, नंबर ऑफ रिंग्स D/SV। देखेंगे यहां पर कैसे लाएंगे, जल्दी देखिए ध्यान से। इधर वाला नहीं बना रहा हूं, अब इस बीम में देखें, इस बीम में क्रैक आ रहा है। कहां से आ रहा है सर? ये आ गया क्रैक। सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पर आया भाई? सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पर आया सर? D डिस्टेंस पर आया। ठीक है, ठीक है। यहां पर आपने लगा दी स्टीरअप्स, आपने लगा दी स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप लगा दिया आपने। ठीक है, इन स्टीरअप्स के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? SV। क्या बोलते हैं? SV। ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं D। कितनी रिंग लगी है निकाल सकते हैं? कितनी रिंग लगी है निकाल सकते हैं? D इज द टोटल डिस्टेंस, SV इज द स्पेसिंग, SV इज द स्पेसिंग, SV इज द स्पेसिंग। तो नंबर ऑफ रिंग यही आएगा D/SV। नंबर ऑफ रिंग यही आएगा D/SV। आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? टोटल डिस्टेंस में कितनी रिंग है तो उनके इंटरवल को टोटल आपके पास पर स्पान से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। D/SV क्लियर है। चलिए, सो दिस इज द नंबर ऑफ रिंग्स। अब मैं बात किसके बारे में कर रहा था? मैंने बात किया था इंक्लाइंड स्टीरअप में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है ये डिस्कस कर लिया अपन ने। नाउ विल डिस्कस अबाउट बेंट अप बार। इन बेंट अप बार, बेंट अप बार भी क्या इंक्लाइन के फॉर्म में होते हैं? हाँ सर, इंक्लाइन के फॉर्म में होते हैं। तो उसमें भी सिंगल बेंट अप बार। सिंगल बेंट अप बार कहने का मतलब क्या हो गया? सिंगल बेंट अप बार कहने का मतलब क्या हो गया? सिंगल बेंट अप बार कहने का मतलब हो गया एक ही लोकेशन से पूरे बेंट अप है।
कुछ इस तरह का, ये बेंटअप हो गया। लेकिन यहां पर स्टीरअप भी आएगी भाई, यहां पर सर स्टीरअप्स भी तो आएगी, हाँ भाई स्टीरअप्स भी आएगी। तो बेंटअप बार नेवर प्लेस्ड अलोन, दे आर ऑल्सो प्लेस्ड विद स्टीरअप्स, ये लगा दिया अपने। तो ऐसे केस के लिए जो फॉर्मूला है वो है टाउ वी माइनस टाउ सी, तो है ही टाउ वी माइनस टाउ सी बी डी बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। चलो सिंगल है तो नेक्स्ट बात करता हूं। सीरीज बेंटअप बार ये मेन बार हो गया। बेंटअप किस तरह से लगाया गया है, इस तरह से सीरीज में। लेकिन इसके अलावा वहां पर क्या होंगे, इसके अलावा वहां पर स्टीरअप्स तो होगा ही होगा, इस तरह से। सो यहां पर जो फॉर्मूला मैं लिखता हूं दैट इज, ये का यही हो जाएगा टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी बाय 2 इज इक्वल टू 0.87 FY ASV साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा इनका, ठीक है। चलिए, तो ये है सीरीज का, ये है सिंगल का। एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ सकता है, इसके आगे कुछ नहीं पूछेगा। हाफ होता है कितना होता है ये पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब ASV जो होगा यहां पर यार, ASV क्या नंबर ऑफ रिंग्स है, नहीं है। क्या लेग्ड है, नहीं है। तो ये हो जाएगा π/4 इंटू डाया स्क्वायर। ये कौन से बार का हो जाएगा, मेन बार का डाया। ये किसका हो जाएगा, मेन बार का डाया, ठीक है। सभी को क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर बता देता हूं, यहां पर डाया ऑफ सिरप शुड बी ग्रेटर देन, कोई लिमिटेशन नहीं दे रखी है, 6 mm। एक और चीज, FY ऑफ स्टीरअप्स ग्रेटर देन और लेस देन, लेस देन इक्वल टू 415 mm, सॉरी 415 mm नहीं, 415 मेगा पास्कल, ठीक है। और एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, SV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75 mm बट लेस देन इक्वल टू 300 mm। इसका भी क्राइटेरिया है, वो लिख रहा हूं मैं, क्राइटेरिया लिख रहा हूं, लेकिन ये पता रहना चाहिए। ये पता रहेगा ना, सब बन जाएगा। क्यों, क्या है साइन कॉस, कैसे यहां पर देखो ना, क्या ये इट इज नॉट लुकिंग लाइक, क्या ये जो सीरीज है क्या वो इंक्लाइंड की तरह नहीं दिख रहा है, क्या वो इंक्लाइंड की तरह नहीं दिख रहा है। जो ये सीरीज है क्या वो इंक्लाइंड की तरह नहीं दिख रहा है। तो इंक्लाइंड के केस में भी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा था, अपन ने जब निकाला था इसका रिलेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिलेशन निकालकर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आना वही है। और ये टॉपिक यदि इंपॉर्टेंट रहता ना, मैं खुद ही निकलवा देता यार, ठीक है। दूसरा चीज यदि मैं बात करता हूं आपका, हाँ स्पेसिंग। एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना,
कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर, कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो सरिया लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा? सरिया, रेनफोर्समेंट। उस रेनफोर्समेंट के बीच में जो मैक्सिमम स्पेसिंग हो सकती है, स्पेसिंग हमेशा, स्पेसिंग और गैप में फर्क होता है। गैप क्या होता है? गैप होता है बार के इन बिटवीन, और स्पेसिंग होती है सेंटर टू सेंटर। तो स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा की नहीं हो सकती है इन एनी स्ट्रक्चर। कोई भी बिल्डिंग लो, रिटेनिंग वॉल लो, ब्रिज लो, कुछ भी लो, आरसीसी है, दो बार के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 300 mm से ज्यादा नहीं होगी, चाहे कॉलम हो, बीम हो, फुटिंग हो, स्लैब हो, कुछ हो। ठीक है, 300 से ज्यादा नहीं। अब 75 से कम भी नहीं होना चाहिए। 75 से कम हो जाता है तो रिंग्स बहुत क्लोज हो जाती है और कॉन्क्रीटिंग करने में परेशानी करती है, कॉन्क्रीटिंग करने में परेशानी करती है। क्लियर है? ठीक है ना। सो दिस इज फॉर बेंट अप बार, है ना, ये यहां पर ये रिलेशन है। अब मैं एक नोट का पॉइंट लिख रहा हूं, इसको थोड़ा छोटा करो, दिखेगा, बताइएगा। विजिबल है? ठीक है, विजिबल है ना? चलिए यहां पर लिख रहा हूं नोट। स्पेसिंग से रिलेटेड इंक्लाइन में स्पेसिंग किसकी? सिरप्स की बात कर रहे हैं। स्पेसिंग ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? सर कम होनी चाहिए। स्पेसिंग शुड बी लेस देन डेप्थ ऑफ द बीम स्मॉल d और 300 mm विच एवर इज मिनिमम। इन वर्टिकल स्पेसिंग या वर्टिकल स्टीरअप, इन वर्टिकल जो स्पेसिंग रहेगा लेस देन 0.75 d और 300 mm विच एवर इज मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बहुत बार मतलब सबसे ज्यादा बार मुझे लगता है यदि शेयर के टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो यही पूछा गया है, तो भूलना नहीं है इसको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर के टॉपिक से वो ये था, स्पेसिंग ऑफ सिरप्स। ठीक है, अब ये याद कैसे रखेंगे? देखो थोड़ा ध्यान से समझो, वर्टिकल ज्यादा इफेक्टिव है या इंक्लाइंड ज्यादा इफेक्टिव है? बताएंगे, वर्टिकल ज्यादा इफेक्टिव है या इंक्लाइंड ज्यादा इफेक्टिव है? बताएंगे। सर इंक्लाइंड ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अरे इंक्लाइंड, अभी ये नहीं बोला ना, ओवरऑल नहीं बोला, ग्रेविटी लोडिंग में कौन ज्यादा इफेक्टिव है? सर इंक्लाइंड ज्यादा इफेक्टिव है। ओवरऑल देखा जाए तो वर्टिकल है, लेकिन ग्रेविटी लोडिंग अकेले में देखा जाए तो इंक्लाइंड ज्यादा इफेक्टिव है। 3 इंक्लाइंड लगेगी तो 4 कौन लगेगी? 3 इंक्लाइंड से काम चल जाएगा, तो वहीं 4 या 5 कौन लगेगी? वर्टिकल लगेगी। क्लियर है बात? 4 या 5 क्या लग जाएगी? वर्टिकल। जब उतने ही जोन में 3 बार आ सकते थे तो स्पेसिंग होगी ज्यादा, और उतने ही जोन में यदि 5 बार आएंगे तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए 0.75 d ही अलाउ किया है कि वर्टिकल इंक्लाइन के इफेक्टिव नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। तो इंक्लाइन को यदि 100 लगा सकते हो तो इसको 75 ही लगाओ, ताकि नंबर ऑफ रिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, नंबर ऑफ रिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाए।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ shear. बेंडिंग हो चुका, अब shear. This is the last one of shear. Analysis and design. Step 1. Calculation of applied shear फोर्स। अप्लाइड शेयर फोर्स को या अप्लाइड शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट करो। अप्लाइड शेयर स्ट्रेस दैट इज टाउ वी। टाउ वी को कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, टाउ वी जो होता है अप्लाइड शेयर स्ट्रेस दैट इज अप्लाइड factored shear force upon resisting or shear area। इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। ओके, वी यू क्या है आपके पास पर, अप्लाइड फैक्टर शेयर फोर्स, एंड वी यू जो है एंड वी यू इज इक्वल टू वी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। किस में, यूडीएल के केस में, और डब्ल्यू बाई टू कॉन्सेंट्रेटेड या पॉइंट लोड के केस में। डब्ल्यू यू एल सी और ये डब्ल्यू यू एल सी मतलब क्लियर स्पान। डब्ल्यू यू एल सी, डब्ल्यू यू और एल सी, ठीक है। डब्ल्यू यू है फैक्टर लोड और एल सी है क्लियर स्पान। यहां से वी यू निकाल लिया, वी यू की वैल्यू रखा वहां, टाउ वी निकाल लिया, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये तो अप्लाइड निकला, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे रेजिस्टेंस। स्टेप 2, कैलकुलेटिंग व्हाट, रेजिस्टिंग, कैलकुलेटिंग रेजिस्टिंग शेयर स्ट्रेस। रेजिस्टिंग में कौन कौन आता है भाई, सर रेजिस्टिंग में आता है टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स। अब यदि मैं बात करता हूं, टाउ सी गिवन रहेगा कहां से, IS 456 2000। टाउ सी मैक्स को निकालना होगा आपको, कोड में भी दिया रहता है, कैसे निकाल सकते हैं, 0.631 रूट एफ सी के, 0.631 रूट एफ सी के से आप निकाल सकते हैं टाउ सी मैक्स। स्टेप 3 है कंपेयरिंग
स्ट्रेसेस को कंपेयर करते हैं, कैसे करेंगे? इफ टाउ वी, यदि टाउ वी लेस देन रहा और इक्वल टू रहा टाउ सी, मतलब टाउ सी मैक्स से भी कम रहेगा। अरे टेंशन में फेलियर नहीं हुआ तो कंप्रेशन में क्या होगा? दैट मीन्स नो फेलियर एंड nominal shear reinforcement is provided। यदि अप्लाइड रेजिस्टेंस से कम हुआ तो कोई फेलियर नहीं होगा। और यहां पर जो रेनफोर्समेंट देंगे आप ASV अपॉन BD which is greater than 0.4 upon 0.87 FI, where FI का रिलेशन आपको पता है लेस देन 415। क्लियर है? यहां से आप निकाल लेंगे मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट, लेकिन जब ये कंडीशन दी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं रहा, एल्स मतलब कैसा रहा? ऐसा नहीं रहा, ऐसा मैंने ही बताया था। एक काम करता हूं, मैं इसी के बगल में बता दूं क्या, या नेक्स्ट स्लाइड करो? इसके बगल में बता दूं या नेक्स्ट स्लाइड करो? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। इसी के बगल में बताओ, नेक्स्ट स्लाइड करो। नेक्स्ट कर लेता हूं। चलो यार इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये समझ यहां से आना चाहिए। क्योंकि आपको तो स्क्रीनशॉट लेना, आप तो ले ही लेंगे और समझ भी जाएंगे। अब ये है कंडीशन। सर यदि ये होता है तब तो समझ आता है, ये वाली कंडीशन। कौन सी वाली? ये आता है तो समझ आता है। यदि ये नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? एल्स क्या हो सकता है? एल्स टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी बट टाउ वी इज लेस देन इक्वल टू टाउ सी मैक्स। कौन सा फेलियर होगा भाई, बताएंगे? कौन सा फेलियर होगा, जल्दी बताएं। टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी बट टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स। कौन सा फेलियर होगा? कंप्रेशन फेलियर होगा क्या? जितेंद्र बाबू, कंप्रेशन फेलियर होगा? मनीष देखो देखो देखो, सब देखो। अरे टेंशन फेलियर होगा ना, कल ही लिखवाया था। तो ये होगा टेंशन फेलियर। कौन सा? टेंशन फेलियर। टेंशन फेलियर है तो प्रोवाइड डिजाइन शेयर रेनफोर्समेंट। अब डिजाइन शेयर रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे? बाय अज्यूमिंग, अज्यूम करना है, बाय अज्यूमिंग डाया ऑफ stirrups, grade of stirrups, type of stirrups and number of legged एंड नंबर ऑफ लेग्ड। क्या क्या करना है? प्रोवाइड करना है डिजाइन शेयर एनफोर्समेंट बाय अज्यूमिंग डाया ऑफ स्टीरअप, ग्रेड ऑफ स्टीरअप, टाइप ऑफ स्टीरअप एंड नंबर ऑफ लेग्ड। तो इसके बेसिस पर बात करते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं इसके बेसिस पर? इसके बेसिस पर फॉर्मूले हो सकते हैं टाउ वी माइनस टाउ सी
इंटू बी डी इज इक्वल टू 0.87 FY ASV D अपॉन SV। और क्या हो सकता है? 0.87 FY ASV D अपॉन SV साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। टाउ वी माइनस टाउ सी बाय 2 इज इक्वल टू 0.87 FY ASV D अपॉन SV साइन अल्फा। या एक और सीरीज वाला भी हो सकता है, वो आपको पता है, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो गया किसका? दिस इज फॉर वर्टिकल यूज कर रहे तो ये, और ये किसके लिए? इंक्लाइंड यूज कर रहे हो तो ये, और बेंट अप कर रहे हो तो ये। लेकिन इसमें आएगा प्लस, अकेला नहीं लिखा जा सकता है, पता है ना, हाफ ही कर रहा है, तो हाफ किसको कराओगे? हाफ कौन कर रहा है? हाफ कौन कर रहा है? बाकी का सिर्फ। सर इनमें से कौन सा, इन दोनों में से कौन सा? कोई भी लगा दो, कोई भी। मैं वर्टिकल लगा दे रहा हूं। वर्टिकल और इंक्लाइंड सिरप्स, वर्टिकल और इंक्लाइंड सिरप्स, ठीक है? इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। सो बेसिकली यदि मैं बात करूं तो ये है आपके पास है पूरा प्रोसीजर। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद करते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बाद करते हैं डिटेलिंग, कैलकुलेशन के बाद क्या करते हैं? डिटेलिंग करते हैं। तो यहां तक का पार्ट सभी को समझ आया? सभी को समझ आया? जल्दी बताएंगे यस और नो। यहां तक का पार्ट सभी को समझ आया? जल्दी बताएंगे। सभी को? हाँ जी, तो डिजाइन की स्टेप सभी को समझ आई? बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? चलिए, अब यदि मैं बात करता हूं डिजाइन स्टेप्स के बाद, तो यहां से इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग को बनने चाहिए। यहां से इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग को बनने चाहिए। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप लोग को करना है घर पर इन्हीं स्टेप्स के साथ। ध्यान से सुने क्वेश्चन। कैलकुलेट स्पेसिंग ऑफ two-legged two-legged 8 mm vertical stirrups when factored shear force of 120 kilonewton is acting on a beam of 200 cross 400 mm effective section। 200 क्रॉस 400 mm इफेक्टिव सेक्शन। इस पर आपके पास पर एक बीम है,
ठीक है, कंसीडर FE 415 एंड M20, ठीक है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप लोग को करना है। कल हम इसी के आगे बढ़ेंगे, इसी के आगे मतलब कल शेयर का पार्ट, ये शेयर का पार्ट खत्म हुआ, कल मैं शेयर के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद हम देखेंगे टॉर्शन के क्वेश्चन, ठीक है, या टॉर्शन का टॉपिक। ओके, तो आज का टॉपिक यहां तक ही है, कल मिलेंगे सेम टाइम पर। ईद मुबारक हो सभी को एंड बी सेफ।